Hello students and all the viewers, welcome to my Dental Inside YouTube channel. So आज ये वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 12 के पार्ट 2 को स्टार्ट करना है और इसके अंदर हमने ओरल एपिथेलियम से आज के पार्ट को स्टार्ट करना है जो पेज नंबर 599 है। अच्छा, ओरल एपिथेलियम का ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बताया हुआ है जो बस एक पेज का ही है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को ये बात पता है कि जो ओरल एपिथेलियम होती है वो कौन सी एपिथेलियम है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। ये मैंने पहले पार्ट के अंदर भी आप लोगों को बताया था। कौन सी एपिथेलियम होती है, नाम याद करना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ओरल एपिथेलियम को फंक्शन बताया है। फंक्शन क्या होता है ओरल एपिथेलियम का? जो ओरल एपिथेलियम होती है ये प्राइमरी बैरियर प्रोवाइड करता है बिटवीन द ओरल एनवायरनमेंट एंड द डीपर टिश्यू। अगर हम लोग ऊपर जाएँ तो हम लोगों ने इसके जो फंक्शंस के बारे में पढ़ा था लास्ट पार्ट के अंदर, तो इसके अंदर एक फंक्शन बैरियर का भी था। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? बैरियर प्रोवाइड करना है। तो ये दो चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि पहली एपिथेलियम की टाइप कौन सी एपिथेलियम होती है, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइप की एपिथेलियम होती है ना, मगर ओरल एपिथेलियम यानी कि आपके माउथ में जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी एपिथेलियम होती है उसके अंदर दो तरह की सेल्स की पॉपुलेशन होती है। कौन सी पॉपुलेशन होती है? दो तरह की पॉपुलेशन होती है। एक वो सेल्स होते हैं जो प्रोजेनाइटल पॉपुलेशन के सेल होते हैं और एक वो सेल्स होते हैं जो आपकी मैच्योरेटिंग पॉपुलेशन के सेल्स होते हैं। देखो, प्रोजेनाइटर का मतलब ये होता है कि उनका फंक्शन ये होगा कि वो डिवाइड हो और नए सेल्स बनाएं। ठीक है, प्रोजेनाइटर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। और जो मैच्योरेटिंग पॉपुलेशन होती है ये वो सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट होते हैं या मैच्योर होते हैं। तो नाम से जाहिर हो रहा है मैच्योर मतलब जो मैच्योर होंगे और प्रोटेक्टिव सेल लेयर बनाएंगे। मीन्स कि जो आपकी जो सेल्स की जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी वो कौन से सेल बना रहे हैं? मैच्योरेटिंग पॉपुलेशन के सेल्स बना रहे हैं। और जो प्रोजेनाइटर सेल्स हैं वो क्या बना रहे हैं? वो डिवाइड हो रहे हैं और नए सेल्स बना रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी से आगे जाके पूरा ओरल म्यूकोजा का चैप्टर आपका, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ से अच्छा है तो आपका ओरल म्यूकोजा का चैप्टर यहाँ से अच्छा जाएगा। अब देखो, अब दो तरह के सेल्स हैं, इन्हीं दो तरह के सेल्स को ध्यान में रखो। अब देखो कि जो मैच्योरेटिंग लेयर से उन्होंने बात की, ये बोल रहे हैं कि जो मैच्योरेटिंग सेल्स हैं, कौन से? मैच्योरेटिंग पॉपुलेशन की जो सेल्स हैं वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे जो मैंने बात की यहाँ पे। इस लेयर का नाम है कॉर्निफाइड सेल एनवेलप। अच्छा, कॉर्निफाइड भी इसको कहते हैं और कैराटिनाइज भी कहते हैं। कैराटिनाइज क्यों कहते हैं? क्योंकि कैराटिन इसके अंदर डिपॉजिट होता है। कैराटिन जहाँ पे भी डिपॉजिट होता है वो चीज़ थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये मैच्योरेटिंग सेल है। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब है थोड़ी सी हार्ड होगी ना, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निफाइड या कैराटिनाइज। ठीक है, बता रहे हैं कि इसके अंदर एक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? कैराटिन, जो प्रमोट करती है कोलैप्स एंड द फ्लैटनिंग ऑफ केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट सेल्स का नाम है कि वो केराटिनोसाइट को फ्लैट करती है, जिसकी वजह से हम इसको कॉर्नियोसाइट या केराटिनोसाइट्स कहते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अगर हाँ देखो, मैंने बात की है कि आपके कौन से सेल्स होंगे अपर साइड के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं वो हैं कॉर्निफाइड लेयर। कॉर्निफाइड लेयर कौन से सेल्स बना रहे हैं? मैच्योरेटिंग पॉपुलेशन के सेल्स बना रहे हैं। कौन से सेल्स? मैच्योरेटिंग। और बाकी जो सेल्स हैं ये कौन से हैं? ये आपके पास हैं प्रोजेनाइटर पॉपुलेशन के। ठीक है, ये बात समझ में आई कि ये वाले सेल्स हैं, ये हैं प्रोजेनाइटर पॉपुलेशन के। और ऊपर जो कॉर्निफाइड लेयर है ये कौन से सेल बना रहे हैं? मैच्योरेटिंग पॉपुलेशन के सेल बना रहे हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे। ये जो डायग्राम आपको दी हुई है ये कॉर्निफाइड एपिथेलियम की दी हुई है। तुम लोग को पता होगा दो तरह की एपिथेलियम होती है ओरल म्यूकोसा के अंदर। एक होती है केराटिनाइज और एक होती है नॉन केराटिनाइज। केराटिनाइज का ही दूसरा नाम कॉर्निफाइड होता है, ये बात याद रखना। केराटिनाइज का ही दूसरा नाम कॉर्निफाइड होता है। अच्छा, तो ये आपकी तीन चार सेल्स की लेयर है, बेसल, स्पाइनस, ग्रेन्युलर एंड कॉर्निफाइड। अगर सबसे नीचे देखो तो बेसल लैमिना आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। ये मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा, मगर थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे बता रहा हूँ। नीचे बेसल लैमिना है, उसके ऊपर जो लेयर होती है वो होती है बेसल लेयर, उसके ऊपर स्पाइनस लेयर, फिर ग्रेन्युलर लेयर और फिर कॉर्निफाइड लेयर। इन लेयर्स के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बल्कि इस लेक्चर में मैं याद करवा दूंगा। तो यहाँ पे आपको जो ओरल एपिथेलियम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन के अंदर ये दो सेल्स की जो लेयर है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। दो तरह के सेल्स कौन से हैं? प्रोजेनाइटर एंड मैच्योरेटिंग। मैच्योरेटिंग वो सेल्स होंगे जो कॉर्निफाइड लेयर बनाएंगे और प्रोजेनाइटर वो सेल्स होंगे जो डिवाइड होंगे और नए सेल्स आपस में बनाएंगे। देखो, ये सेल्स नहीं डिवाइड हो रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, फिर उससे नए सेल्स, और आगे जाके वो कौन से सेल्स बना रहे हैं? फिर वो कॉर्नी।
अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं एपिथेलियल प्रोलिफरेशन की। एपिथेलियल प्रोलिफरेशन के अंदर ये होता है कि मैंने बात की कि कौन से सेल्स हैं भाई, आपके जो प्रोजेनाइटर सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं। कैसे प्रोलिफरेट कर रहे हैं, जो प्रोजेनाइटर्स सॉरी एपिथेलियल प्रोलिफरेशन की हमने बात करनी है। जो प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, यानी कि वो जो होते हैं वो आपके बेसिकली सेल्स को आगे बढ़ाते हैं। द प्रोजेनाइटर सेल्स आर सिचुएटेड इन द बेजल लेयर इन द थिन एपिथेलियम। जो थिन एपिथेलियम होती है उसकी बेजल लेयर के अंदर ये पाए जाते हैं। ये मैंने बात की बेजल लेयर, सही है। जो बेजल लेयर की जो बेजल लैमिना होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। बेजल लेयर के अंदर कौन से सेल, एपिथेलियल प्रोलिफरेशन के प्रोजेनाइटर सेल्स। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, फ्लोर ऑफ द माउथ के ऊपर और लोअर 2 to 3 थिकर लेयर्स ऑफ चीक एंड पैलेट। ये याद करना चाहो तो याद कर लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर एपिथेलियल प्रोलिफरेशन के जो सेल्स हैं वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, बेजल लेयर के अंदर पाए जा रहे हैं। उसके ऊपर की जो लेयर्स हैं उसके अंदर ये थोड़े थोड़े अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं। अब मैं तुम लोग को दो तरह के सेल्स बताए, प्रोजेनाइटर सेल्स और मैचुरेटिंग सेल्स। अब ये जो सेल्स मैंने बताया कि जो मैचुरेटिंग सेल्स हैं, ये जो प्रोजेनाइटर सेल्स हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं और नए सेल्स बना रहे हैं। तो जो पुराने सेल्स हैं वो कहाँ गए, तो वो जो पुराने सेल्स थे उनका टर्न ओवर हो जाता है। टर्न ओवर ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट पैरा है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। अपार्ट फ्रॉम मेजरिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन डिवीजन, एस्टिमेटिंग द टाइम नेसेसरी टू रिप्लेस ऑल द सेल्स इन द एपिथेलियम। कि जो पुराने सेल्स हैं उनको रिप्लेस करना है, सही है। तो इस टाइम को हम कहते हैं टर्न ओवर टाइम ऑफ द एपिथेलियम एंड इट इज ड्राइव फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द टाइम टेकन फॉर अ सेल टू डिवाइड एंड पास थ्रू द एंटायर एपिथेलियम। कि जो सेल जो डिवाइड होता है और पास करते हैं एंटायर एपिथेलियम से, इस टाइम को हम कहते हैं टर्न ओवर टाइम ऑफ द एपिथेलियम। तो जो प्रोजेनाइटर सेल्स हैं उनका जो टर्न ओवर टाइम होता है, ये तीन चार आपके जो हैं वो लिखे हुए टर्न ओवर टाइम। पहला आपका स्किन का है, दूसरा है गट, तीसरा है जिंजिवा और चौथा है चीक्स। ये चारों आपको टर्न ओवर टाइम में अच्छे से याद होने चाहिए। देखो ये MCQs के अंदर आ जाते हैं। स्किन का याद करने का रट्टा है तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। स्किन का याद करना है तुम लोगों ने 52 to 75। गट का सबसे कम होता है 4 से 14। फिर चीज़ का आता है 25। फिर आपका जो है वो जिंजिवा का आता है और सबसे ज़्यादा जो टर्न ओवर टाइम होता है वो स्किन का होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पैरा है, इससे MCQ लाजमी बनता है कभी। और उसके बाद एक और चीज़ ये बता रहे हैं कि अगर आप कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स लो तो वो आपकी माइटोटिक डिवीजन को ब्लॉक कर देगा, सही है। जिसकी वजह से आपको ओरल अल्सर्स हो जाते हैं। ओरल अल्सर्स क्यों होते हैं कि जो आपकी जो एपिथेलियम है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो ओरल एपिथेलियम है वो उसमें अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, और जिसे हम छाले कहते हैं, सही। एंड मेंटेनिंग ओरल हाइजीन आपको क्या करना होता है भाई, वो मेंटेन नहीं हो पाती। तो इसी वजह से कहते हैं कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स वगैरह लेने से आपके अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं। फिर उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स की बात की हुई है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अच्छा, तो ये हमारे पास एपिथेलियल प्रोलिफरेशन थी। एपिथेलियल प्रोलिफरेशन कौन से सेल्स कर रहे हैं, प्रोजेनाइटर सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे जो हेडिंग दी हुई है वो दी हुई है एपिथेलियल मैचुरेशन की। एपिथेलियल मैचुरेशन कौन से सेल्स कर रहे होंगे, जो मैचुरेटिंग पॉपुलेशन के सेल हैं। इसको आपस में कंफ्यूज नहीं करना, मैं दोबारा से ऊपर से लेके चलता हूँ। सबसे पहले हमने बात की ओरल एपिथेलियम की। ओरल एपिथेलियम की टाइप पता चल गई हमें, इसका फंक्शन पता चल गया। इसमें दो तरह के सेल्स हैं, मैचुरेटिंग और प्रोजेनाइटर। प्रोजेनाइटर सेल्स क्या करेंगे, प्रोलिफरेशन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर टर्न ओवर टाइम आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद बात करेंगे मैचुरेटिंग। मैचुरेशन कौन करेंगे, मैचुरेटिंग पॉपुलेशन के सेल्स करेंगे। अब तुम लोग को पता है कि जो मैचुरेशन होती है वो दो तरीके की होती है, या तो कैरेटनाइज होगी या नॉन कैरेटिनाइज होगी। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैरेटिनाइज का दूसरा नाम आपका कॉर्निफाइड भी होता है, ठीक है। कॉर्निफाइड नाम अच्छे से याद होना चाहिए, किसी भी नाम से आपके पेपर में आ सकता है। और कैरेटिनाइज नहीं बोलेंगे, वो कॉर्निफाइड का क्वेश्चन दे देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सही, अब यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है कैरेटिनाइज और नॉन कैरेटिनाइज का। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को मैं साथ साथ लेके चलूँगा और यहाँ से आपका ये चीज़ें कवर होती रहेंगी। अब तुम लोगों को मैंने ऊपर एक लेयर बताई थी, एक पिक्चर दिखाई थी ये वाली। इस पिक्चर में मैं तुम लोग को चार तरह की लेयर्स बताई थी। सबसे नीचे तो बेजल लैमिना, उसको छोड़ दो। बेजल लैमिना से ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी, बेजल सेल लेयर होगी। बेजल सेल लेयर में कौन से सेल्स होंगे, आपके प्रोजेनाइटर सेल्स होंगे। उसके ऊपर जो लेयर है उसका नाम है स्पाइनस लेयर, उसके ऊपर है ग्रैन्युलर और लास्ट में है कॉर्निफाइड। ये आपकी है कॉर्निफाइड एपिथेलियम या कैरेटनाइज एपिथेलियम, ठीक है। जो नॉन कैरेटनाइज होगी उसके अंदर लेयर्स का डिफरेंस आ जाता है। अब आ जाओ इस टेबल के ऊपर, सबसे नीचे बेजल लेयर, सेल लेयर, ये आपको फीचर्स बता रहे हैं और ये आपको सेल। तो सबसे पहले आपको बताना, जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो कौन सी लेयर है, बेजल लेयर है।
बेसल लेयर के ऊपर जो लेयर होगी वो स्पाइनोसम होगी, या उसका दूसरा नाम है प्रिकल लेयर। अच्छा, इसके अंदर ना नाम सबके ना अलग अलग नाम है, दो दो नाम है। जैसे आपके कॉर्निफाइड का दूसरा नाम केराटिनाइज होता है, स्पाइनोसम का दूसरा नाम प्रिकल लेयर होता है। तो तुम लोग को नाम याद होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो स्पाइनोसम तुम एक नाम याद करके चले गए स्पाइनोसम, उन्होंने प्रिकल सेल लेयर बोल दिया, जबकि दोनों सेम ही है, मगर आपको वो कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है, जो बेजल लेमिना के पास होगी, वो बेजल लेयर। बेजल लेयर के ऊपर स्पाइनोसम या प्रिकल लेयर, उसके ऊपर जो लेयर है वो है ग्रेन्यूलर लेयर, उसके ऊपर लेयर है केराटिनाइज। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये अलग अलग लेयर्स क्यों है, क्योंकि अगर आप एपिथेलियम को देखो तो आपको तो कहीं नज़र नहीं आ रही, मगर इसके अंदर कुछ इसके फीचर्स हैं, वहाँ से डिफ्रेंशिएशन फीचर्स हैं, जो अलग अलग हर लेयर का अलग अलग होता है। तो ये जो आपका है ये तो केराटिनाइज एपिथेलियम है, जिसकी मैंने तुम लोग को डायग्राम दिखाई है। ये डायग्राम किसकी थी, केराटिनाइज एपिथेलियम की थी ना। सबसे नीचे बेजल लेयर, नाम अभी से याद कर लो, ये आपके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आएंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, बेजल लेयर, स्पाइनस लेयर, ग्रेन्यूलर लेयर, कॉर्निफाइड लेयर। सबसे नीचे बेजल, स्पाइनस या प्रिकल, ग्रेन्यूलर और कॉर्निफाइड। ये कौन सी लेयर्स हैं आपकी, केराटिनाइज। केराटिनाइज एपिथेलियम के अंदर ये 4 लेयर होती हैं, केराटिनाइज या फिर कॉर्निफाइड। ठीक है, अब अगर आ जाओ नॉन केराटिनाइज के ऊपर, ये टेबल आपका केराटिनाइज वाला है और ये वाला नॉन केराटिनाइज का है। नॉन केराटिनाइज के अंदर पहली लेयर बेजल लेयर होती है, सेम होती है। ये जो दो लेयर्स होती है नीचे वाली, ये दोनों के अंदर सेम होती हैं, केराटिनाइज के अंदर भी और नॉन केराटिनाइज के अंदर भी। बेजल लेयर इसमें भी सेम है, इसमें भी है। प्रिकल और स्पाइनस लेयर इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, डिफरेंस आता है इन लेयर्स के ऊपर। जहाँ पे ग्रेन्यूलर लेयर होती है केराटिन नॉन केराटिनाइज में, वहाँ पे होती है इंटरमीडिएट लेयर। और जो केराटिनाइज लेयर होती है, क्योंकि नॉन केराटिनाइज के अंदर तो केराटिनाइज लेयर हो ही नहीं सकती, तो कौन सी लेयर होती है इसमें, सुपरफिशियल लेयर। तो इन लेयर्स को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर हम इसके फीचर्स के ऊपर आएंगे। बेजल, स्पाइनस, ग्रेन्यूलर, केराटिनाइज। बेजल, स्पाइनस, इंटरमीडिएट एंड सुपरफिशियल। अगर इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से पढ़ोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अब आ जाओ फीचर्स के ऊपर। सबसे पहले हम केराटिनाइज लेयर, जो ये वाला पार्ट है ना पूरा टेबल का, ये वाला, इस पार्ट को डिस्कस करेंगे केराटिनाइजेशन के अंदर। ये आपकी पूरी केराटिनाइज एपिथेलियम लिखी हुई है यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद नॉन केराटिनाइज का आएगा। तो बहुत आसान सी बात है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तुम लोग अगर उसी टॉपिक को लेकर चलो ना कि कौन से सेल्स है, सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए केराटिनाइजेशन के अंदर कौन से सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसके अंदर हमारे पास है मैचुरेटिंग पॉपुलेशन की सेल्स, और जो प्रोजेनाइटर सेल्स हैं वो कौन से हैं, नीचे वाली लेयर यानी कि बेजल लेयर वाले सेल्स होंगे। अब आ जाओ केराटिनाइजेशन। देखो केराटिनाइजेशन में तुम लोगों को पहले बताया कि केराटिन वहाँ पे डिपॉजिट होता है जहाँ पे कोई चीज़ हार्ड होती है। तो ये कहाँ पे होगा, मेस्टिकेटरी म्यूकोजा के ऊपर होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने मेस्टिकेशन करनी है। मेस्टिकेशन एक हार्ड प्रोसेस है। मेस्टिकेटरी म्यूकोजा मैं तुम लोगों को पहले पार्ट के अंदर बता दूँ, 2 जगहों के ऊपर होती है, हार्ड पैलेट के ऊपर और जिंजिवा के ऊपर। ये नाम अच्छे से याद होने चाहिए। कहाँ पे होती है मेस्टिकेटरी म्यूकोजा, हार्ड पैलेट के ऊपर और जिंजिवा के ऊपर। तो जो केराटिनाइज एपिथेलियम होती है वो मेस्टिकेटरी म्यूकोजा के ऊपर होती है और स्पेशलाइज म्यूकोजा के ऊपर होती है। स्पेशलाइज म्यूकोजा कहाँ पे होती है, डोर्सम ऑफ द टंग के ऊपर। इसको स्पेशलाइज इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर होते हैं पैपिला, टेस्ट के पैपिला होते हैं। सही है, टंग के ऊपर, डोर्सम ऑफ द टंग के ऊपर। अच्छा, तो ये 2 जगहें आपकी इसकी लोकेशन पता चल गई। पहली लोकेशन मेस्टिकेटरी म्यूकोजा के ऊपर होगी और स्पेशलाइज म्यूकोजा के ऊपर होगी। अगर कोई पूछे कि केराटिनाइज एपिथेलियम लाइनिंग म्यूकोजा, मैं तुम लोगों को शुरू में बताया 3 तरह की म्यूकोजा होती है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन ना, मेस्टिकेटरी लोकेशन या फंक्शन की बेसिस के ऊपर। मेस्टिकेटरी, स्पेशलाइज और लाइनिंग 3 तरह की होती है। तो मेस्टिकेटरी और स्पेशलाइज में तो केराटिनाइज एपिथेलियम होती है, जबकि जो लाइनिंग म्यूकोजा होती है उसके ऊपर कौन सी एपिथेलियम होती है, वो होती है नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम कहाँ पे होती है, लाइनिंग म्यूकोजा के ऊपर होती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट से, फाइबर के पॉइंट से। अब ये थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। अब देखो ये केराटिनाइज है मीन्स हार्ड है, हार्ड है तो इनफ्लेक्सिबल होगी, टफ होगी, रेजिस्टेंट टू एब्रेजन होगा। एब्रेजन का मतलब ये होता है कि आप कोई हार्ड चीज़ लेते हैं तो उसके ज़रिए आपकी जो वो है म्यूकोजा है या टीथ हैं वो एब्रेड हो सकते हैं, इसकी वजह से इसमें एब्रेजन नहीं होती। इसके अलावा ये लैमिना प्रोप्रिया जो आपका कनेक्टिव टिश्यू इसके साथ अच्छे से बाउंड होता है। इसके अलावा इसमें कौन से सेल्स होंगे, केराटिनाइज सेल्स होंगे। प्रोसेस के जरिए मैचुरेशन होगी जिसके हम कहते हैं केराटिनाइजेशन। या अब देखो रिपीट हो रहा है, या तो केराटिनाइजेशन है या कॉर्निफिकेशन, दोनों नाम एक ही है।
ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब आ जाओ इसकी लेयर्स के ऊपर। सबसे पहले ये बता रहे हैं द बेजल लेयर और स्ट्रेटम बेजेल। बेजल लेयर का दूसरा नाम होता है स्ट्रेटम बेजेल। मैंने तुम लोगों को बोला है कि भाई नाम जो है वो अलग अलग, एक ही चीज़ के दो दो नाम है, तो वो आपको याद होने चाहिए। इसके अंदर जो लेयर्स होते हैं, इसकी जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स। इन सेल्स की शेप मेरे ख्याल से याद कर लो तो अच्छा है, वरना नहीं करोगे तो भी कोई इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। मगर ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेजल लेयर है वो किसके एडजेसेंट होती है, बेजल लेमिना। ये ऊपर डायग्राम हो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लेयर है बेजल लेमिना, ठीक है। इस बेजल लेमिना से एडजेसेंट जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, बेजल लेयर होगी, जिसमें हमारे पास कौन से सेल्स हैं, कॉलमनर सेल्स हैं। बाकी ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दो, और आपको ये पता होना चाहिए बेजल लेयर के ऊपर कौन सी सेल्स हैं, बेजल लेयर, बेजल लेमिना के ऊपर कौन सी लेयर है, बेजल लेमिना, जिसके सेल्स हैं कॉलमनर सेल्स। उसके बाद जो आपकी लेयर आती है, जो आपको इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि बेजल लेयर के अंदर कौन से होंगे, क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स होंगे, कंटेन बंडल ऑफ टोनोफिब्रिल्स एंड अदर सेल्स ऑर्गेनल्स फॉर सेल डिवीजन। क्योंकि आपको पता है कि सेल डिवीजन करवा रहा है, सेल डिवीजन के अंदर टोनोफिब्रिल्स और ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके काम कर रहे हैं। तो आसान सी बात है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अबव द बेजल लेयर, बेजल लेयर के ऊपर जो सेल्स होंगी इसमें इलिप्टिकल या स्फेरिकल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, इलिप्टिकल या स्फेरिकल। इलिप्टिकल नाम इंपॉर्टेंट है, इलिप्टिकल नाम से एक एमसीक्यू आता है कि जो स्पाइनस लेयर होती है उसके सेल्स की शेप क्या होती है। तो उसके जो सेल्स की शेप होती है वो होती है इलिप्टिकल। इसका इस लेयर के भी दो नाम हैं, या तो इसको हम प्रिकल सेल लेयर कहेंगे या स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहेंगे, ठीक है। तो ये अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो प्रिकल या स्पाइनोसम कौन से सेल्स हैं, ओवॉइड या स्फेरिकल सेल्स हैं, या क्या नाम लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, इलिप्टिकल शेप सेल्स हैं, ठीक है। तो इसकी पिक्चर के ऊपर आ जाओ। तो ये आपको जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ये कौन से सेल्स हैं भाई, ये स्पाइनस लेयर के सेल्स हैं, जिसका दूसरा नाम होगा स्ट्रेटम स्पाइनोसम या प्रिकल सेल लेयर। अगली जो लेयर है उसका नाम है, अच्छा ये थोड़ा सा और बता रहे हैं स्पाइनोसम के बारे में। द term arise from the presence of cells in histological preparation. They typically shrink away from each other, remaining in contact at the point intercellular bridges and desmos. अच्छा, असल में इलिप्टिकल ऐसे बन जाते हैं सेल्स कि ये क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और जब श्रिंक हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके डेस्मोसोम्स होते हैं वहाँ से कनेक्ट होते हैं, बाकी ये कनेक्ट नहीं होते। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहते हैं, स्पाइनस शेप सेल, स्पाइन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली जो है, द बेजल एंड प्रिकल सेल लेयर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बिटवीन 1/2 ऑफ द 2/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ एपिथेलियम। ये बात करें कि जो बेजल लेयर है और प्रिकल सेल लेयर है ये 2/3 ऑफ द एपिथेलियम बनाती है। तो ये अगर आप ऊपर जाओ तो देखो, तो ये आपका जो बड़ा पोर्शन है किसका, बेजल का और स्पाइनोसम या प्रिकल सेल लेयर का, ठीक है। मैं नाम बार बार 2 दफ़ा इस वजह से ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को लेक्चर में याद हो जाए कि प्रिकल सेल लेयर का दूसरा नाम क्या होता है, स्पाइनस लेयर होता है, ठीक है। और आज जो अगले में ये बता रहे हैं कि अच्छा ये बता दिया, द नेक्स्ट लेयर कंस्टिट्यूट द लार्ज फ्लैटेंड सेल कंटेनिंग स्मॉल ग्रेन्यूल। अब देखो इसके अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं। कौन से ग्रेन्यूल्स आते हैं, केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स आते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या होता है, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम या ग्रेन्यूलर लेयर। ये तो बहुत आसान सी बात है, ग्रेन्यूल्स है, कौन से ग्रेन्यूल्स, केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल, इसकी वजह से इसका नाम हो गया क्या, ग्रेन्यूलर लेयर। उसके अलावा इसको डाई के ये बेजोफिलिक होता है, तो जो आपकी हेमेट जो एसिड डाई होती है जैसे हेमेटोजाइलिन, उसके ज़रिए हम इसको स्टेन कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर आपको केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स पता होने चाहिए कौन सी लेयर के अंदर होते हैं, ग्रेन्यूलर लेयर के अंदर होते हैं। और लास्ट लेयर कौन सी है, कॉर्निफाइड लेयर या केराटिनाइज लेयर। इसमें जो सेल्स होते हैं वो हम कहते हैं स्क्वेम्स, जो ब्राइट पिंक कलर्स के होते हैं, जिसमें ड्राई एओसिन होती है और जिसके अंदर कोई न्यूक्लियाई नहीं होता। इस वजह से हम इस लेयर को कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। सॉरी, न्यूक्लियाई की मैं बात बताता हूँ, इसको भी छोड़ दो, मगर आपको ये पता नहीं चाहिए इसमें जो है वो स्क्वेम्स होते हैं और इसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, या इसको कॉर्निफाइड लेयर भी कहते हैं, हॉर्नी लेयर भी कहते हैं, ठीक है। हॉर्नी लेयर, कॉर्निफाइड लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम, केराटिनाइज लेयर, ये सारे के सारे आपकी कौन सी लेयर का नाम है, सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम है जहाँ पे केराटिन होता है, ठीक है। इसको हॉर्नी लेयर भी कहते हैं, केराटिनाइज लेयर भी कहते हैं। तो ये आपकी लेयर है। अब ये बुक में जितने नाम लिखे हैं उसको एक दफ़ा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि किसी भी नाम से आपके पेपर में एमसीक्यू बन सकता है। फिर एक चीज़ उन्होंने बताई हुई है, ऑर्थो कैरेटिनाइजेशन और पैरा कैरेटिनाइजेशन। देखो ऑर्थो और पैरा, अभी अगर तुम लोगों को नीचे की सारी लेयर समझ में आ गई तो मैं ये ऊपर वाली लेयर के बारे में बात करता हूँ। ये नीचे की सारी लेयर बहुत आसान है, ठीक है, ये समझ में आ गई होंगी। पहली बेजल, स्पाइनस, ग्रेन्यूलर। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो ये टेबल को अच्छे से याद कर लेना। ऑर्थो कैरेटिनाइजेशन की
अब हम बात करते हैं ऑर्थो केराटिनाइजेशन की और पैरा केराटिनाइजेशन की। देखो, ऑर्थो केराटिनाइजेशन और पैरा केराटिनाइजेशन जो कौन सी लेयर्स के अंदर होंगी, उस लेयर के अंदर होंगी जो आपकी कॉर्निफाइड या सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। बाकी लेयर्स के अंदर ऑर्थो और पैरा केराटिनाइजेशन नहीं होती। ये मैं केराटिनाइज एपिथेलियम की लेयर जो सबसे ऊपर वाली है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं होता। ऑर्थो का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो सरफेस है वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। इसको मैं भी डायग्राम से बताता हूँ। और पैरा केराटिनाइजेशन वो होगी जिसमें हमारे पास काइनेटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे और नॉर्मल होते हैं। अगर आप इस तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये बता रहे हैं कि डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियाई कौन सी लेयर के अंदर होंगे, ऑर्थो केराटिनाइजेशन के अंदर। और जो पैरा केराटिनाइज एपिथेलियम होगी इसमें केराटिन होगा और इसके अंदर काइनेटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। अब आ जाओ इसकी पिक्चर के ऊपर। मैं इसको नीचे का छुपा देता हूँ, ठीक है। अब ये आपके तीनों हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है, पेपर के अंदर आ सकते हैं और तुम लोग इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो, सबसे पहले ये जो आपकी लेयर्स हैं ये दोनों, ये तीन है, ठीक है। अब तुम लोगों के सर हमने तो दो पढ़ी थी ना, वो केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज नहीं। अभी मैंने तुम लोग को बताया ना दो और हैं। केराटिनाइज के अंदर ही दो आ जाती हैं, या तो ऑर्थो या तो पैरा, ठीक है। अब देखो नीचे वाली लेयर कौन सी, सेम है, बेसल सेल लेयर। इसमें भी बेसल सेल लेयर आ रही है, इसमें भी बेसल सेल लेयर आ रही है और इसमें भी बेसल सेल लेयर आ रही है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो है आपकी है ऑर्थो केराटिनाइज, ये वाली है पैरा केराटिनाइज, ठीक है। और ये है नॉन केराटिनाइज, ठीक है। अब मैं इसको बता दूँ कैसे डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने। बेसल लेयर सब में सेम है, प्रिकल सेल लेयर इसके ऊपर वाली लेयर होती है, वो भी सब में सेम है, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। बेसल लेयर कहाँ पे होगी, बेसल लैमिना, ये आपको बेसल लैमिना नजर आ रही है, ठीक है, तीनों के अंदर। उसके ऊपर वाली लेयर होगी बेसल लेयर, उसके ऊपर वाली होगी प्रिकल सेल लेयर। यहाँ भी प्रिकल सेल लेयर है और यहाँ पे भी प्रिकल सेल लेयर है। उसके बाद आती है ग्रैन्युलर लेयर। ग्रैन्युलर लेयर में क्या होते हैं, केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सही है। तो इस दोनों के अंदर, ऑर्थो और पैरा के अंदर केराटिनाइज ग्रैन्युलर लेयर प्रेजेंट होगी, जबकि जो नॉन केराटिनाइज होगी वहाँ पे नहीं होगी। वहाँ पे कौन सी लेयर आती है, इंटरमीडिएट लेयर आती है। इसको मैं बताऊंगा कैसे होती है जब नॉन केराटिनाइज को पढ़ेंगे। नीचे नॉन केराटिनाइज का पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। मगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट में तीनों एक ही जगह दी हुई, तो इसको आराम से डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। अब आ जाओ लास्ट लेयर के ऊपर। अब लास्ट लेयर इसमें भी केराटिनाइज है, इसमें भी केराटिनाइज है, मगर इसके अंदर सुपरफिशियल है, ठीक है, तो नॉन केराटिनाइज हो गया। पेपर में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप इसकी लेयर्स को बेसिकली लेबल करो। पेपर में आता है कि पिक्चर आती है और पिक्चर में वो आपसे ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सी ऑर्थो है, कौन सी पैरा है और कौन सी वो है नॉन केराटिनाइज है। और इसके अंदर ये लेबलिंग आपको दी हुई होती है, ये सारी लेबलिंग आपको दी हुई होगी, तो आप लोग पहचान लोगे सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट लेयर है तो ये तो नॉन केराटिनाइज है, इसको तुम लोगों ने पहचान लिया। अब इन दोनों को आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे मैं बता रहा हूँ। ऑर्थो केराटिनाइज एपिथेलियम वो होगी जिसके अंदर आपको न्यूक्लियाई नज़र नहीं आएंगे। कौन सी लेयर के अंदर, केराटिनाइज लेयर के अंदर। तो ये केराटिनाइज लेयर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें तुम लोगों को कोई न्यूक्लियाई नज़र नहीं आ रहा। जबकि जो पैरा केराटिनाइजेशन होगी इसके अंदर काइनेटिक छोटे छोटे न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। देखो ये न्यूक्लियाई, ये तो इसके ना काइनेटिक, ये चिपटे से न्यूक्लियाई आपको नजर आते हैं। तो ये कौन सी लेयर है, ये है पैरा केराटिनाइजेशन। तो इसका डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपके पेपर के अंदर जो है वो आ सकता है, और बल्कि ऑस्पी के अंदर ये स्टेशन आता भी है, ठीक है। और ऑस्पी के अंदर ये वाला स्टेशन लाजमी आता है, और जो ऊपर मैं एक डायग्राम बार बार दिखा रहा हूँ केराटिनाइज एपिथेलियम की, वो भी आती है। तो ये अच्छे से तुम लोगों को पता चल गया। अगर पेपर के अंदर ये पिक्चर हम लोगों के पास आ गई तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इसके अंदर बहुत आसान है। वो अंदर की लेबलिंग आपको मैंने बताया कि ये लेबलिंग तो आपके पास आएगी ना, क्योंकि इतने अच्छे से तुम लोग हो नहीं, कोई हिस्टोपैथोलॉजिस्ट तो हो नहीं कि वो तुम लोगों को ये वाली भी मिटा कर दे दें। इतना कोई ऐसे मुश्किल वो पेपर बनता भी नहीं है, ठीक है। तो ये लेबलिंग आपकी होती है और आपको बताना होता है कि कौन सी इसमें से ऑर्थो, पैरा और नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम को आप बता दो कौन सी होती है। तो मैंने तुम लोग को बता दिया किस तरीके से तुम लोग इसके ना डिफ्रेंशिएट करोगे। सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट को तो आराम से पहचान लोगे कौन सी है, नॉन केराटिनाइज है, ठीक है। मैं एक और दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। और केराटिनाइज लेयर के अंदर अगर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो कौन सी है, पैरा, अगर नहीं है तो ऑर्थो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को ये चीज़ पता चल गई। अच्छा, उसके बाद हमने बात करनी है नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम की। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम में नेक्स्ट पार्ट के अंदर तुम लोगों को बताता हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।